एक्चुअली देखिए कि पहली बात तो ये है कि भारत में जो स्वामी जी कहना चाहते हैं वो आइडिया तो बेसिकली हम सबको पता है। विदेश में यानी कि अमेरिका में स्वामी जी ने जो कहा वो 4 योगों में जो बटा हुआ है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। तो यह 4 योग बेसिकली स्वामी जी ने अमेरिका में कहे हैं। और वहाँ पे क्या थीम था स्वामी जी का? स्वामी जी कहते हैं कि यह लोग रजस की इस सीमा के ऊपर में, इस चरम शिखर पे बैठे हैं कि यहाँ से इन लोगों को सत्व में जाने की जरूरत है। तो वो स्वामी जी की थीम थी अमेरिका में, रजस से सत्व की यात्रा, अर्थात कि बाहर के जगत में आपने बहुत घूम लिया, बाहर के जगत में आपने सुख और उपभोग का प्रयास किया प्राप्त करने का, और अभी देखिए कि एक हद के बाद में बाह्य जगत के सुख और उपभोग जो है आपको फिर रोग के अलावा और कुछ नहीं देंगे। देखिए जैसे कि रसगुल्ला है, आप एक रसगुल्ला खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, 2 खाएंगे हो सकता है आपको डबल आनंद आए, 3 खाएंगे तो हो सकता है कि 3 गुना आनंद आए, किंतु फिर 4 खाने को जाएंगे तो हमें देखिए कि पेट बिगड़ेगा। यानी कि ये भोग से रोग जो है एक ही स्टेप दूर है। तो फिर यदि आप कहेंगे कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो तो आनंद की प्राप्ति करने का ही है, तो फिर मनुष्य के लिए क्या उपाय है भविष्य में? मुझे आनंद को मैक्सिमाइज करना है। अभी रसगुल्ला खा के तो मैं आनंद को मैक्सिमाइज अप टू 1 लिमिट ही कर पाऊंगा, इसके बाद में मैं पुश करूंगा तो भोग में से रोग में डूब जाऊंगा। तो मुझे इस तरह का आनंद चाहिए जिसको कि मैं मल्टीप्लाई करता ही जाऊं, करता ही जाऊं, करता ही जाऊं, और वहां पे कभी भी मैं रोग का शिकार न हो। आनंद के बाद महत आनंद, महत आनंद के बाद में उच्च आनंद की प्राप्ति मुझे सतत होती रहे, ये मनुष्य चाहता है। और इसीलिए देखिए कि चाहे बाह्य जगत में हो वो कितना चारों ओर दौड़ता रहता है, भोग को कितना रिफाइन करने का ट्राई करता है, किंतु आखिर में बाह्य जगत में यह जो स्टोन वॉल जो है, वो स्टोन वॉल उसके सामने, यह जो एक बैरियर जो है भोग के परस्यूट में, वो उसके सामने मटेरियलिज्म के परस्यूट में उसके सामने ये आ ही जाएगी। और फिर मनुष्य जो है धीरे धीरे करके इंट्रोवर्ट होगा। वो एक तरीका है इंट्रोवर्ट होने का। दूसरा है कि भोग के परस्यूट में जब डिजास्टर आता है, डिजास्टर आने ही वाला है, तब फिर से मनुष्य इंट्रोवर्ट होगा। देखिए स्वामी जी ने उसी समय कहा था कि यूरोपियन वर्ल्ड जो है एक बहुत बड़े बारूद के ढेर के ऊपर में बैठा है, कब इसमें विस्फोट होगा कह नहीं सकते, विद इन 50 ईयर्स विस्फोट हो सकता है, स्वामी जी ने कहा। तो देखिए कि सही बात है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो तबाही यूरोप और अमेरिका ने देखी है, उनके जो यंग, जो उनके ये सोल्जर्स है, उनके सिटीजन से जो लोग इस तबाही को उन्होंने अनुभव किया है, तो उनको पता चला है कि नहीं, कि ये इसके परे भी, मटेरियलिज्म के ब्लाइंड परस्यूट के परे भी एक जगत है। तो वो स्वामी जी उनको कहना चाहते थे कि आप लोग रजस में बहुत डूबे हैं, अभी आप सत्व में जाइए। तो एक के बाद एक 4 योग, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, यह स्वामी जी ने अमेरिका और लंदन में यह बात स्वामी जी ने कही। किंतु जब स्वामी जी भारत में आए तो उन्होंने ऑलरेडी भारत की क्या परिस्थिति है उनको पता ही था। अमेरिका जाने से पहले ही भारत भ्रमण करके स्वामी जी ने देख लिया था कि भारत पूरा तमस में पड़ा हुआ है और तमस में डूबे हुए भारत को रजस में लाने की जरूरत है। तो यह स्वामी जी को एकदम क्लियर आइडिया था कि ठाकुर के जो उपदेश है उसका जो सर्वोच्च भाग जो है वो भारतवासी शायद डायरेक्टली ग्रहण न कर पाए, उनको इनडायरेक्ट वे में ठाकुर के पास में ले जाना है। किंतु देखिए कि यहाँ पे स्वामी जी को एक चीज बड़ी क्लियर रखनी थी, तमस में से रजस में जाने का आप उपदेश देते हैं तो ये कौन सा मॉडल भारत को इस्तेमाल करना है, कौन से मॉडल को भारत को फॉलो करना है? क्या अमेरिका या यूरोपियन मॉडल को फॉलो करना है जो कि ब्लाइंड मटेरियलिज्म में घुस गए थे? ये वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हुआ था कि एक स्टेट और चर्च इन दोनों के बीच में स्प्लिट हो गया था
और ये स्प्लिट होना आवश्यक था, क्योंकि चर्च जो है वो मिडल एजिस में वो इतना भयानक करप्शन में डूब गया था। वहाँ का जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसके जो प्रैक्टिशनर है, देखिए धर्म कभी करप्ट नहीं होता, धर्म के जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो करप्ट होते हैं। तो ये क्रिश्चियन चर्च के बहुत सारी जो ऑफिशियल्स थे, ये पादरी कहो न कि चाहे आर्च बिशप कहो न कि बिशप कहो वगैरह वगैरह, इंक्लूडिंग पोप, इतना भयानक करप्शन घुस गया था कि बहुत सारे लोगों को धर्म के ऊपर में अश्रद्धा हो गई थी। अभी धर्म के ऊपर में अश्रद्धा होगी तो उपाय क्या है? तो भोग में डूब जाओ। धर्म ही तो आपको ये मटेरियलिज्म से थोड़ा बहुत बचा के रखता है। तो जैसे ही धर्म का कंट्रोल चला गया, वहाँ का जो समाज है मटेरियलिज्म में इस तरह से डूब गया। और पता है मटेरियलिज्म किस तरह का ये आकार धारण करता है? हम लोग सोचेंगे कि मटेरियलिज्म का ये अर्थ है कि एक आम आदमी अपना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य उसी को समझता है कि और ज़्यादा पैसा चाहिए, और ज़्यादा चीज़ें चाहिए, और ज़्यादा ये चाहिए, इस तरह से हम समझते हैं। किंतु देखिए सोसाइटल लेवल पे, लार्जर स्केल पे, सिविलाइजेशनल स्केल पे मटेरियलिज्म किस तरह से मैनिफेस्ट होता है। यहाँ पे बात सिर्फ आम आदमी की नहीं है, बात है ऐसे लोगों की जिसके पास में सत्ता है, जिनके पास में अधिकार है, पावर है, जिन लोगों के पास में और ऑथोरिटी है। इन लोगों के भीतर में जब मटेरियलिज्म प्रवेश करता है तब ये लोग क्या करेंगे? जनता का भयानक शोषण करने का प्रारंभ करेंगे। उस समय में जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उस समय में ब्रिटेन की ये जो फैक्ट्रीज थी, वहाँ पे ये छोटे छोटे लड़के हैं या स्त्रियाँ हैं, औरतें हैं, उनको उनके पास में काम करवाते थे। और उनका जो परिस्थिति था इतना दयनीय था, ये फैक्ट्री वर्कर्स का इतना दयनीय था, इतना पिटिएबल था कि हम लोगों को देख नहीं सकते। इस तरह से उन लोगों के ऊपर में ये लोग अत्याचार करते थे। बस कैसे भी करके ये छोटे बच्चे हैं, उनके पास में काम करवाओ, काम करवाओ। ये छोटा बच्चा मर भी जाए तो कोई फिक्र नहीं है, ये प्रोडक्शन जो है वो नहीं अटकना चाहिए। और यही जो मटेरियलिज्म वैल्यू जो है वो जापान ने लिया। और जापान, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले का जापान, जबकि जापान भी सोचता है कि हम लोग भी एक बहुत बड़े तमस में डूबे हैं, तो अमेरिका और यूरोप का अनुकरण करके हम लोगों को भी रजस में आना चाहिए। किंतु किस तरह का रजस अपनाया? वही रजस, वही मटेरियलिज्म जो कि उस समय अमेरिका यूरोप में फैला था। तो वही फैक्ट्रियाँ बनाई और वही फैक्ट्रियों में ये बच्चों को, उन्होंने बच्चों के पास में से काम करवाना शुरू किया। अभी हुआ क्या, एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, चाइना पे हमला किया, मानी ये मिलिटरिज्म है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये वर्करों का, फार्मर्स का शोषण है। यह सब जो 19th सेंचुरी कैपिटलिज्म था, 18th 19th सेंचुरी कैपिटलिज्म, यह सब उसकी लाक्षणिकताएं थी। तो वही सब कुछ जापान ने अपना लिया। तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हुई, वहाँ पे भी ये मिलिटरिज्म है, मिलिटरिज्म अर्थात कि मिलिट्री को और ज़्यादा सशक्त बनाओ, और ज़्यादा वेपन्स बनाओ, और ज़्यादा जो कॉन्क्वेस्ट है, कोलोनाइजेशन है, वो चालू करो। और जिसको कोलोनाइज करते हैं इन लोगों का शोषण चालू करो। स्वामी जी गए थे जापान, स्वामी जी ने जापान की प्रशंसा की है, किंतु एट द सेम टाइम स्वामी जी को ये पता था कि जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन या तो जिस कहेंगे कि ये मॉडर्नाइजेशन की वो प्रशंसा कर रहे हैं, जापान में भी, अमेरिका में भी और यूरोप में भी यह जो कैपिटलिज्म जो है, यह जो मटेरियलिज्म जो है, ये भोगवाद का ये जो पूरा जगत है, एक बहुत बड़े विस्फोट में, इसके भीतर में एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है और इन लोगों को सफ़र करना होगा। जापान की एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, चाइना के ऊपर में अटैक किया, चाइना में को कोलोनाइज किया कुछ कुछ प्रोविंसेस को, और फिर वहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास में से जोर जबरदस्ती करके फैक्ट्री में काम करवाते हैं। तो एक छोटी बच्ची थी बेचारी, मुश्किल से 10-12 साल की होगी, अभी ये हेवी मशीनरी ऑपरेट कर रही है। सोच के देखिए, बेचारी को कुछ पता नहीं है मशीनरी के बारे में, फिर भी ये लोग उसको मार मार करके ऑपरेट करवा रहे हैं। अभी ये मशीन ऑपरेट कर रही थी, उसको तो पता नहीं कैसे क्या करना है, एकाएक मशीन में से कुछ निकला और सीधा उसकी आँख में चला गया। वो अंधी हो गई, एक आँख में खून निकल रहा है,
पूरी आंख उसकी चली गई है, मशीन जो है उसकी आंख में घुसा हुआ है, तो भी देखिए कि वो बेचारी रो रही है। उसके बावजूद वहाँ का जो ये जापानीज जो सुपरवाइजर है उसके प्रति किसी भी तरह की सिंपथी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसका एक ही काम है लड़की का कि वो मशीन को चलाए, और यदि मशीन नहीं चला सकती तो वो मर जाए, वो बेटर है, बिना मतलब मुफ्त में उसको खाना न खिलाना पड़े। तो इस तरह की भयानक स्टोरीज ये जापान में भी इस तरह की है, ब्रिटेन में भी इस तरह की है। ये अमेरिका में ये काले लोग थे, निग्रो जो थे, अफ्रीका में से पकड़ करके गुलाम बना करके लेके आते थे, उन लोगों पे जिस तरह का अत्याचार वहाँ पे अमेरिकन, आजकल वो जो ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये अमेरिकन लोगों ने निग्रोस के ऊपर में इस तरह के अत्याचार किए हैं कि यदि हम एक कहानियाँ पढ़ेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर भारतवासियों को तो अपना ही इतिहास देख लेना है। देखिए कि यूरोपियंस भारत में आए तो किस तरह से उन्होंने भारत को एक्सप्लॉइट किया। भारत का ये जो वैभव है, भारत का अन्न है, भारत की ये जो प्रोडक्ट्स है, वो छीन करके यूरोप में ले गए और भारत में अकाल के बाद अकाल पड़ते रहे और लाखों लाखों नर नारी मरते रहे। इनके पेट में कोई पानी भी नहीं हिलता, ये गुजराती कहावत है। माने यदि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से तो कहते पेट का पानी भी नहीं हिलता। तो देखिए कि यह एक कैपिटलिस्टिक मटेरियलिज्म था। तो स्वामी जी जब भारत को ये कहते हैं कि तमस से रजस में आओ, तो स्वामी जी भारत को ये जापान वाला रास्ता इस्तेमाल करने को नहीं कहते, या कि जापान ने अमेरिका का, यूरोप का अंधा अनुकरण किया और वहाँ का जो मटेरियलिज्म है, कैपिटलिज्म है, जो कि लोगों के शोषण के ऊपर में बना है, जापान ने भी जो किया, इस तरह का मटेरियलिज्म, कैपिटलिज्म भारत में स्वामी जी नहीं चाहते थे। तो फिर ऑल्टरनेट उपाय क्या है? तमस में रजस में तो आना ही है, और रजस में जैसे ही जाएंगे तो साथ में ही ये कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म के जितने भी एसोसिएटेड इवल है वो सब भारत में आ जाएंगे। ये आयरनी ऑफ हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री बने इतिहास का कटाक्ष देखिए कि ये कैपिटलिज्म से बचने के लिए या कैपिटलिज्म का सामना करने के लिए मार्क्सिज्म है या ये जिसको कम्युनिज्म कहते हैं वो डेवलप हुआ। अभी ये जो कम्युनिज्म है जो कि रशिया में जो बड़ा ही विस्तृत हुआ था, सोवियत यूनियन की रचना हुई ये कम्युनिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर में। इसी सोवियत यूनियन में इतना अत्याचार नागरिकों के ऊपर में हुआ है, वो पगले स्टालिन ने किया है कि जिसकी कहानियाँ पढ़ के ही हम लोगों की रात की नींद उड़ जाएगी। यानी कि देखिए कि ये फैक्ट्री ओनर्स जो है या तो ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो वर्कर क्लास का एक्सप्लॉइटेशन करता था, उसके अगेंस्ट में एक दूसरी फिलोसॉफी स्टार्ट हुई। तो ये फिलोसॉफी किंतु प्रॉब्लम क्या है कि जिस मटेरियलिज्म के ऊपर में ये कैपिटलिज्म बना था उसी मटेरियलिज्म के ऊपर में ये मार्क्सिज्म बना था। ये दोनों है फंडामेंटली मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी ही, बस है कि एक दूसरे का ओपोजिशन कर रही है। और उसी समय एक तीसरी फिलोसॉफी स्टार्ट हुई, वो है फासिज्म। ये जर्मनी का हिटलर और ये इटली का वो मुसोलिनी, ये दोनों महापगले, और ये जापान उस समय का। तो ये फासिज्म स्टार्ट हुआ। एक और है कैपिटलिज्म, एक महाभयानक राक्षस, उसके सामने दूसरा राक्षस खड़ा हुआ मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म, और इसके सामने तीसरा बड़ा राक्षस खड़ा हुआ, वो था फासिज्म। ये तीनों के तीनों राक्षस और तीनों मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी पे बने हैं और तीनों एक दूसरे के साथ में झगड़ रहे हैं। और इसी में से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर वगैरह वगैरह स्टार्ट हुआ था। और जापान भी इसमें डूबा, यूरोप भी डूबा, अमेरिका भी डूबा। किंतु वही बात है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उन लोगों में थोड़ा बहुत तो अकल आया और यूनाइटेड होकर के उन्होंने प्रोस्पेरिटी साधन का प्रयास किया। आज हमारे सामने, उस समय जो स्वामी जी के सामने प्रॉब्लम क्या था, ना ही ये कैपिटलिज्म चलेगा, ना ही ये मार्क्सिज्म चलेगा। और फासिज्म का वैसे उस समय कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, किंतु फासिस्ट आइडियाज़ जो है वो कैपिटलिज्म के भीतर में भरे हुए हैं, यानी कि दोनों के भीतर में, कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म के भीतर में। तो ये दोनों जो आइडियाज़ थे, मेजर आइडियाज़, ये कैपिटलिज्म वाला और ये मार्क्सिज्म वाला, ये दोनों आइडिया को स्वामी जी को फॉलो नहीं करना था। चाइना को देखिए,
चाइना का सेम परिस्थिति जो कि जापान और भारत का था। उस समय आप देखेंगे कि ये जो एशिया जो है लंबी नींद से जग रहा था, सिर्फ भारत ही नहीं। और एशिया में हमको 3 कंट्रीज दिखते हैं जो कि इस तरह से वे लोग सोच रहे हैं कि कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जाए। तो जापान जो है उसने ये हार्डकोर कैपिटलिज्म का रास्ता चुना, वो भी भयानक ये मिलिटरिज्म में डूब गया। उसी ने तो चाइना पे अटैक किया था और चाइना का इतना एक्सप्लॉइटेशन जापान ने किया था। तो जापान वो मटेरियलिज्म के रास्ते पे चला। फिर चाइना भी सोच रहा है कि हमारे लिए कौन सा उपाय है, तो उन्होंने मार्क्सिज्म को चुना। अभी मार्क्सिज्म भी तो ये पूरा मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी है। तो ये जो माओ जेडोंग था उसने अपने ही चाइनीज बांधवों के ऊपर में भयानक अत्याचार किए थे, तो वो भी इस तरह से वो ब्लड शेड में डूब गया। तो देखिए कि यहाँ पे सोवियत रशिया था, वो भी तो आधा एशियन ही है, उसको भी नींद से जगना था, तो उसने मार्क्सिज्म यूज़ किया। तो उस समय का परिस्थिति क्या था? एक था कि वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका जो कि काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज हो चुके थे और उन्होंने कैपिटलिज्म का कोलोनियलिज्म का रास्ता इस्तेमाल किया था। तो वो तो भयानक रास्ता था। एशिया पे अत्याचार करके अपनी संपत्ति बढ़ाई थी, एशियन के ऊपर में और अफ्रीकन के ऊपर में। और जब ये एशिया और अफ्रीका जगे तो वे लोग कहते हैं कि हमको भी उन्हीं के जैसा होना है। तो ये मार्क्सिज्म, ये कैपिटलिज्म, रैम्पंट कैपिटलिज्म, यह सब उन्होंने इस्तेमाल किया। ये पूरा जगत जो है वो एक ही डायरेक्शन में गोल घूम करके जा रहा है, और वो है कि जो धनपति है, जो कि जिनके पास में पावर पोजीशन है, वे लोग कमजोर लोगों का शोषण करेंगे। इस डायरेक्शन में पूरा जगत जा रहा था। उस समय स्वामी जी के सामने यह चैलेंज था कि भारत को एडवांस होना है, भारत को राजसिक तो होना है, एट द सेम टाइम भारत को राक्षसी नहीं होना है। राजसिक होना है और राक्षसी नहीं होना है, जो कि ये चाइना में भी हुआ, जापान में भी हुआ, सोवियत यूनियन में भी हुआ, इटाली में भी हुआ और जर्मनी में भी हुआ। उस समय के जितने भी देश नींद से जग रहे थे सबके साथ में, और जो ऑलरेडी जग चुके थे वे लोग ऑलरेडी महाभयानक राक्षस होकर के बैठे ही थे, जैसे कि फ्रांस है, या तो फिर स्पेन और पोर्टुगल, या तो फिर ब्रिटेन और अमेरिका। तो देखिए कि यह सब ऑलरेडी राक्षस होके बैठे थे, और जो उनका अनुकरण करना चाहते थे वे लोग उनसे भी बड़ा राक्षस होना चाहते थे। तो ये राक्षस होने की ये जो पूरी रेस थी, उसमें से भारत को बचाना था स्वामी जी को। और माने एडवांस भी होना है, न तमस रूपी निद्रा में सोते भी नहीं रहना है, एट द सेम टाइम हमको राक्षस नहीं होना है, राजसिक होना है, राक्षसी नहीं होना। तो कौन सा रास्ता अपनाए? तो जो सात्विक रजस वाला रास्ता, या तो फिर उपनिषद में जो निहित शक्ति है उसमें से रास्ता निकालने का स्वामी जी ने सोचा। और ये जो उपनिषद का जो क्या आइडिया है पता है, आत्मनो मोक्षार्थम, अर्थात कि आत्मा का मोक्ष जो है वही हमारा सर्वश्रेष्ठ ये उद्देश्य है। किंतु इसी आत्मनो मोक्षार्थम को आप यदि प्रैक्टिकल करने को जाएंगे, प्रैक्टिकल वेदांत, तो उसका सामने का समीकरण क्या होता है? 1/2 ऑफ फॉर्मूला इज आत्मनो मोक्षार्थम, जो कि हमको उपनिषद में मिलता है। किंतु इसी आत्मनो मोक्षार्थम को आप प्रैक्टिकल करने को जाएंगे तो व्हाट इज द सेकंड हाफ ऑफ द इक्वेशन? दैट इज जगत हिताय च। तो यह हो गया स्वामी जी का प्लान कि उपनिषद में जिस तरह से हमको ये कहा गया है कि हमारे भीतर में निहित जो सिंह जो सोया हुआ है, इस सिंह को जगाना है। आत्मन रूपी जो महाशक्ति हमारे भीतर में निहित है, साधन भजन करके इस शक्ति को जागृत करना है। दैट इज वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन। और सेकंड पार्ट ऑफ इक्वेशन कि जब ये महाशक्ति जागृत हो जाए, इसके बाद में समाज कल्याण में अपने यह जो अनफॉर्चुनेट भाई बहन है उनके कल्याण में इस शक्ति को हमको लगाना है। तो ये 2 पार्ट ऑफ द इक्वेशन E = mc², आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यह था स्वामी जी का सॉल्यूशन भारत के लिए। तो यह जो भारत में जो उन्होंने प्रवचन दिए हैं, इसमें इतनी गहराई है, इतनी फिलोसॉफिकल डेप्थ है
कि अभी तक हम इसको समझ नहीं पाए हैं। जैसे देखिए कि ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, मार्क्स ने लिखा था, जिसके बेसिस के ऊपर में ये बात का मार्क्सिज्म या फिर ये कम्युनिज्म प्रारंभ हुआ। तो वैसे ही ये यदि भारत की फिलोसॉफी, आप बोलेंगे कि भारत की कौन सा इज्म है, हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक ये सोशलिज्म बोल करके एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि कभी सफल नहीं होने वाला था। हमको पता ही था क्योंकि स्वामी जी के आइडियाज़ के ऊपर में ये बेस नहीं है। अपनी भारतीय जो ये प्रणाली है, धारा जो है हमारी, यह जो उपनिषदों की धारा, उपनिषद गंगा एक टीवी सीरीज थी, तो इस तरह से ये जो उपनिषद गंगा जो है हमारी, इसको फॉलो नहीं करता है। तो फिर वो एक अलग डायरेक्शन में ये विदेश का एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया हुआ एक होच-पोच फिलोसॉफी सोशलिज्म हम फॉलो कर रहे थे, जो कि कंप्लीटली वो फेल हो गया। ये जो पेमेंट क्राइसिस हुआ 1990s में, हमको ये लिबरलिज्म लाना पड़ा। तो फिर ये देखिए कि लिबरलिज्म के बाद में ये जो मनमोहन के ये थे वो इंडियन इकोनॉमी को ओपन करने के, ज़्यादा कैपिटलिस्ट होने के, तो यह जो अपना सेकंड जो एक्सपेरिमेंट प्रारंभ हुआ था 1990s में, तो अभी ये मिड 2020s है और मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपेरिमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। हमने जिस समय हम लोग लिबरलिज्म ला रहे थे, उसी समय चाइना भी अपने मार्केट्स को ओपन कर रहा था। हमारे साथ में जो हुआ, चाइना के साथ में जो हुआ, रास्ता बड़ा ही क्लियर है। आज चाइना का पर कैपिटा जीडीपी भारत से ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा है और जब भी चाहे हमको धमकाता है और बेचारा मोदी भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तो फिर देखिए कि यह जो भारत की परिस्थिति है, ये लिबरलिज्म भी जो है 1990s का, वो हो चुका है धीरे धीरे करके फेल। यदि हमको भविष्य में इस तरह की महासत्ता बनना है जिसके सामने कोई आंख उठा करके देखने का साहस न कर पाए, न ही चाइना न ही अमेरिका। आज अमेरिका का प्रेसिडेंट जब भी चाहे इंडिया को कह सकता है कि डेड इकोनॉमी है। एक छोटा सा ये कतर है, छोटा सा सऊदी अरेबिया है, इसकी पॉपुलेशन ये विशाखापट्टनम से ज़्यादा नहीं होगी। वो जाकर के वो ट्रम्प के साथ में बड़ा मज़े से बात करता है और ये जो 150 करोड़ का देश है, उसका पीएम बेचारा वो मायूस होके बैठा है कि ये ट्रम्प सरकार हमको कब दावत देती है। तो देखिए कि और ट्रम्प को चाहे तो वो पाकिस्तान को बीच में ले आएगा हमको ह्यूमिलिएट करने के लिए। तो यह जो परिस्थिति में हमने अपने को आज लाके रखा है, थर्ड रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। और ये थर्ड रेवोल्यूशन जो है स्वामी जी ने उसी समय दे दिया था, बिफोर इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट प्रारंभ हुआ उससे पहले ही स्वामी जी ने ये हमको सूत्र दे दिया था। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको फॉलो नहीं किया, बोल करके आज हमारी ये दुरावस्था है। तो देखिए कि अभी भी समय है, अभी भी नींद से जग सकते हैं कि ये जो अपना ये स्वामी जी का जो मैनिफेस्टो है फॉर ए बेटर इंडिया, फॉर ए फ्यूचर बेटर इंडिया, इस मैनिफेस्टो को हम समझे, इसको हम पब्लिक लाइफ में धीरे धीरे करके अप्लाई करें। सो व्हाट इज दैट मैनिफेस्टो फॉर इंडिया, फॉर ए फ्यूचर इंडिया, फॉर ए हायर एंड बेटर इंडिया? ये पूरा मैनिफेस्टो स्वामी जी का, ये जो पूरा थियरी जो है, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन को उच्च से उच्च स्तर पे लेके जाएगा, ये पूरा ये लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में बिठाया हुआ है।